जब आप गन लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, गन का लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको किस तरह से मामला प्रोसीड करना है कि आपका लाइसेंस बन जाए। और चूंकि बहुत सारे लोग केवल एक आरोप लगाते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई लाइसेंस नहीं बनाते, पुलिस कोई रिपोर्ट नहीं लगाती, घूस मांगेगी और बिना घूस के कोई काम नहीं होता। तो दोस्तों, एक राय मेरी मान लीजिए, अगर आप जानकार हैं, जानकारी आप रखते हैं किसी बात की, तो आपसे घूस मांगने की हिम्मत नहीं किसी की पड़ेगी। अगर आप गैर जानकार हैं तो आप चाहे जितने अच्छे कपड़े पहन लें, चाहे जितना अच्छा अपने को प्रदर्शित कर दें, आपसे जरूर कोई ना कोई घूस मांगेगा और आपका काम डिले करेगा या नहीं करेगा। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे आपको लीगल पॉइंट्स बताता हूं, ऐसे तरीके बताता हूं कि आप जुनून के साथ जुटे गन लाइसेंस बनवाने के लिए और सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन कर दें। बहुत सारे ईमेल और कमेंट्स आ रहे हैं इसी संबंध में कि साहब हमने ऑनलाइन कर दिया है, अब क्या प्रक्रिया अपनाएं। तो साथियों, सबसे पहले आप जब ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो अपने एक महीने से पहले वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने पूरा प्रोसीजर बताया है कि किन ऐसे 8 लोगों को उस सूची में सम्मिलित किया गया है जिन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो पहले प्रयास करें कि आप उस प्राथमिकता में हो। आप प्राथमिकता में नहीं है तब भी आपका ऐसा नहीं कहा या ऐसा नहीं कोई नियम है कि आपका लाइसेंस नहीं बनेगा, उन लोगों का प्रायोरिटी बेसिस बनेगा। इसके बाद भी आप हैं तब भी कोई समस्या नहीं है। और इसमें यह मैं बताना चाहता हूं कि प्राथमिकता वाले जो लोग हैं उनमें भी कहीं आप आते तो नहीं हैं। जैसे उसमें लिखा है कि जो इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं, तो इन्फोर्समेंट एजेंसी कौन कौन सी है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि वकीलों का लाइसेंस, उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं करी गई है। मुझे लगता है कि जो एडवोकेट हैं वो भी तो इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं। कैसे इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, इसके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं। दोस्तों, आप चूंकि अधिवक्ता हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं और आप उस बात को इन्फोर्स कराते हैं न्यायालय के द्वारा, जरिए पुलिस, जिस बात को पुलिस नहीं मान रही, नहीं कर रही है। जैसे आपने कोई मुकदमा लिखने के लिए आप थाने जाते हैं, मुकदमा नहीं लिखा जाता है, तब आप न्यायालय के माध्यम से ही तो मुकदमा लिखवाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इन्फोर्समेंट एजेंसी के अंतर्गत ही हैं। आप उस बात को कहिए और आप कभी ये ग्राउंड ना लीजिए कि मैं क्रिमिनल केस लड़ता हूं या मुझे खतरा है केस लड़ने से। नहीं, खतरे वाली बात ना कहिएगा। आप केवल इस बेस पर आइएगा कि क्रिमिनल्स के खिलाफ एलिगेशन लगा करके काम तो हम ही लोग करवा रहे हैं। दूसरा, माने आप इन्फोर्समेंट एजेंसी के ही अंतर्गत आते हैं, मेरा मानना है। और इसके अलावा जैसे किसान हैं, किसान कहते हैं मैं गरीब आदमी हूं, मेरा बन जाएगा। अरे भाई, आप उद्यमी हैं, आप ऐसा उद्यम करते हैं। आप सबसे पहले अगर किसान हैं तो आपका उद्यम मैं इस प्रकार से समझता हूं और यही पुलिस को समझना चाहिए। आप खेत में कोई फसल उगा रहे हैं, उस फसल की रखवाली करने रात में जाते हैं, आपके ऊपर जंगली जानवर या कोई ऐसा जानवर हमला कर सकता है, तो क्या आपको लाइसेंस नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, और आपका बनेगा। आप ये बात एफिडेविट में लिखिए, उनको बताइए। तो दोस्तों, इस तरीके से कई ऐसे मामले हैं जो कहते हैं कि हम इस पद पर हैं या ये हैं, हमारा नहीं हो सकता। आप रिटायरमेंट आर्मी से हैं। दोस्तों, आर्मी में जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो पूछा जाता है कि क्या आप रिजर्व में रहेंगे, रिजर्व में रहना चाहते हैं। रिजर्व का मतलब है कि कभी भी आपको बैक बुलाया जा सकता है। कहीं कोई बड़ा आक्रमण हो जाए, कभी कोई ऐसी स्थिति देश में क्रिएट होती है तो आपको बुला करके फिर से आर्मी की सेवाएं ली जा सकती हैं। तो आप भी उस क्राइटेरिया में हैं। आप ये क्यों सोचते हैं कि हमारा नहीं बनेगा? आप अप्लाई करने के बाद जब ऑनलाइन अप्लाई हो जाती है, आपके पास प्रिंट आउट आ जाता है, तब क्या प्रक्रिया अपनानी है जिससे आपको बेनिफिट मिले, आज उस विषय पर चर्चा है। जिससे आपका लाइसेंस बन ही जाए और आपसे कोई घूस भी ना मांग सके। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आपका फॉर्म वहां से, जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपके जिले के जिलाधिकारी के यहां वो फॉर्म आ जाता है। ऑटोमेटिक ट्रांसफर होकर के जब आ जाता है तो रिटर्न में हो जाता है। ऐसे आप फॉर्म देके आए, आपको बार बार देखना, पूछना पड़ेगा कहां है, क्या है, और आप ऑनलाइन ही ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैकिंग का भी विवरण दिया है कि कहां है, इसको ट्रेस कर लीजिए। इसके बाद जब आपका फॉर्म आ जाता है यहां, तो यहां से उसमें आवश्यक कार्रवाई करने के लिए जिले की पुलिस को, माने कप्तान के यहां, वहां से होकर के आपके लोकल की पुलिस स्टेशन में और तहसील में घूमते घूमते वो लेखपाल के पास पहुंचता है। क्योंकि यही 2 प्रथम सीढ़ी हैं जिनको जांच करनी है। आपका घर, आप जहां रहते हैं, आपने जो रेजिडेंस बताया है, वो रेजिडेंस आपका पुलिस के उस सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी के जिसके ज्यूरिडिक्शन में आता है, क्षेत्राधिकार में आता है,
माने मोटे तौर पे आप ये समझें कि आपके गांव में कोई, आपके घर पे, आपके आसपास मोहल्ले में कोई घटना हो जाती है, तो वहां जो सबसे पहले थाने की पुलिस आती है, उस थाने के उसी पुलिसकर्मी के पास वो फार्म पहुंच जाता है रिपोर्ट लगाने के लिए। तो आप अपना फार्म डालने के बाद, ऑनलाइन प्रोसेस होने के बाद, लगभग 15 से 20 दिन के भीतर अपने लोकल पुलिस स्टेशन में, जिसके अंतर्गत जो आपका हल्का इंचार्ज हो या चौकी इंचार्ज हो, शहरों में या कस्बों में हल्का इंचार्ज होते हैं, जिनके हल्के में आपका एरिया आता है, आपका घर आता है, जो पासपोर्ट में रिपोर्ट लगाते हैं, वही सब इंस्पेक्टर आपकी गन लाइसेंस की एप्लीकेशन में भी रिपोर्ट लगाते हैं। उनसे आप फिजिकली मिलिए, उनको शालीनता के साथ मिलकर के उनसे एज ए एजुकेटेड पर्सन बात करिए, क्योंकि लाइसेंस आपका कोई दूसरा नहीं बनवा सकता। आपको स्वयं जब तक वो नहीं देखेंगे, आपके सब इंस्पेक्टर आपके जो क्षेत्र के हैं, तो आपकी कोई रिपोर्ट नहीं लगाएंगे, आप चाहे जितना प्रयास कर लें, कुछ भी कर लें। और वो जब देखेंगे तो आपसे कुछ बातें पूछते हैं, आपकी जानकारी वो अगल बगल के लोगों से, पुलिस के जो मुखबिर तंत्र है उससे। अब मुखबिर तंत्र कैसे है, आप लोगों ने दोस्तों सुना होगा कि पुलिस लिखती है कि मुखबिर की सूचना पर। मुखबिर वही लोग होते हैं जो सम्मानित व्यक्ति हैं, आपके थाना क्षेत्र या आपके चौकी क्षेत्र में हैं, उनके मोबाइल नंबर, उनका नाम लगभग हर चौकी पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड में रहता है। उनसे पुलिस के लोग टेलीफोन पर ही पूछ लेते हैं, वो सूचनाएं देते हैं, अच्छी खराब जो भी है। क्योंकि नागरिक पुलिस है, समाज में क्या हो रहा है इसकी सारी जानकारी रखती है, और ये एक्ट में है। तो उनके पास फार्म पहुंचता है, उनसे आप मिलकर के अपने उसमें पॉजिटिव रिपोर्ट क्लियर लगवा लीजिए। उसमें 5-6 चीजें वो लिखते हैं। आपके पास रहने के लिए जगह है, मकान है, हथियार आप पक्की जगह पर रखेंगे, आपका वो जो हथियार है वो पक्की जगह तो रहेगा ही, आपकी समाज में पृष्ठभूमि कैसी है उसको लिखेंगे। अब ये उनके व्यक्तित्व पर है और आपके मिलनसारता पर निर्भर है कि आप कैसे मिलते हैं, मिलकर के किस तरीके का आपका वहां पर बॉडी लैंग्वेज है, कैसी आप बातचीत करते हैं, क्या उसका रिजल्ट आता है। तो आप मिलकर के उसमें अपनी रिपोर्ट लगवा ले और उस रिपोर्ट को उनसे फॉरवर्ड करा ले आपके थाने के इंस्पेक्टर के लिए, जो भी थाना प्रभारी हैं वो उसको फॉरवर्ड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों इससे पहले एक डिटेल्ड वीडियो इन संबंध में मैंने बताया था। इसी तरीके से लेखपाल की रिपोर्ट लगवा ले। अब अगर आपका फार्म डीएम के यहां गया, ऑनलाइन आपने किया और वो इन दोनों लोगों के पास नहीं पहुंचा, ना तो लेखपाल के पास गया, ना ही चौकी इंचार्ज के पास गया या हल्का इंचार्ज के पास गया, तब आप क्या करेंगे? तब के लिए दोस्तों सबसे पहले आप एक आरटीआई माने राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत जिलाधिकारी से पूछें कि फला फला डेट में ये जो फार्म हमने अप्लाई किया था, इस पर आपके कार्यालय द्वारा क्या अग्रिम कार्रवाई की गई। तो उनको रिटर्न में बताना पड़ेगा, वो इसको रिफ्यूज नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। तो जब वो बताएंगे कि आपका ये प्रार्थना पत्र यहां आने के बाद यहां से इन 2 लोगों के पास भेज दिया गया है, तो वो आप अपने लोकल के थाने में दिखाइए कि वहां से ये भेज दिया गया। क्योंकि इसमें हर व्यक्ति अपना पैर पीछे खींचता है कि मुझे कोई रिपोर्ट ना, क्यों रिपोर्ट ना लगानी पड़े या कुछ पॉजिटिव ना लिखना पड़े। कहीं आप किसी अपराध में संलिप्त हो जाते हैं, कहीं का और कोई मामला आ जाता है, कहीं आपका हथियार किसी अपराध में पकड़ा जाता है, तो सबसे पहले जिस अधिकारी ने आपको रिपोर्ट लगा के दी है कि इनका चरित्र अच्छा है, सदचरित्र है, समाज में चुनाव के समय इनका व्यवहार अच्छा है, कोई मुकदमा नहीं है, अपराधी नहीं है, उन पर सबसे पहले गाज गिरती है, वो सस्पेंड हो सकते हैं, उनकी नौकरी जा सकती है या और भी बहुत कार्रवाइयां उन पर हो सकती हैं। इसलिए लोग थोड़ा पीछे हटते हैं। तो आप पोलाइटली उनसे मिलें, उनको अपने व्यक्तित्व से अवगत कराएं। हर व्यक्ति बुरा नहीं होता है, सबको नीड है। अगर वास्तव में आपको आवश्यकता है तो आपको लाइसेंस बनने को रोक नहीं सकता, किसी में इतनी हैसियत नहीं। आप भारत के नागरिक हैं, भारत की योजना है, भारत सरकार का एक्ट है आर्म्स एक्ट, उसमें प्रोविजंस हैं, कौन रोकेगा। और अगर आपके एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने नहीं की है, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो ऐसे में आप अपने राज्य के माननीय उच्च न्यायालय में जाकर के एक रिट दाखिल कर सकते हैं। और उस रिट में, चूंकि दोस्तों यहां जो लोकल कोर्ट्स हैं माने जिले के न्यायालय हैं, उनमें जब तक कोई जुडिशियल मैटर नहीं होगा तब तक आप नहीं जा सकते हैं। और माननीय उच्च न्यायालय को इनहेरिएंट पावर है, उनके पास आप किसी भी मामले में एक रिट लेकर के जा सकते हैं और उस रिट में एक डायरेक्शन करवा सकते हैं इनको कि इनके लाइसेंस में विद इन 6 मंथ, 5 मंथ, 4 मंथ, 2 मंथ या एक निश्चित टाइम डेडलाइन में इनका काम स्टार्ट कर दिया जाए, डिस्पोजल किया जाए। और जैसे मान लीजिए आपकी सारी रिपोर्टें आती हैं, आप ही तो जो बताएंगे वही लिखा जाएगा। आप बताते हैं कि मैं पेशे से ये हूं, ये काम करता हूं, ये पूरा मेरा सिस्टम है, और वो लिखने के बाद में जिलाधिकारी आपका लाइसेंस निर्गत नहीं करते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, खारिज कर देते हैं, और लीगल ग्राउंड है जो 8 ग्राउंड मैंने बताए थे, तो आप उनके जजमेंट, उनका जो ऑर्डर है खारिजा,
उसके खिलाफ फिर माननीय उच्च न्यायालय जा सकते हैं और वहां से एक डायरेक्शन करा सकते हैं कि ये सरकार की गाइडलाइंस है और इस गाइडलाइंस के आधार पर इनको लाइसेंस इश्यू होना चाहिए। आपने जो ऑर्डर किया है वो सेटिसाइड खत्म किया जाता है और इनका फिर एक फ्रेश ऑर्डर करिए। तो जब फ्रेश ऑर्डर के लिए वहां से डायरेक्शन आ जाता है तो मजबूरन उनको फिर आपका लाइसेंस बना के देना पड़ता है। अब दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि पैसा बहुत लगता है, माननीय उच्च न्यायालय जाने में रिट लगेगी, वहां वकील अपीयर कराने पड़ेंगे। तो दोस्तों एक राय मेरी तरफ से है कि अगर आप बंदूक का लाइसेंस या रिवॉल्वर, राइफल, पिस्टल कुछ ले रहे हैं तो आपकी एक हैसियत होगी तभी ले रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा गरीबी की स्थिति में हैं तो मुझे लगता है कि लाइसेंस की आपको आवश्यकता नहीं है। आप साधारण बंदूक ले लीजिएगा और उस बंदूक से आप चाहे तो सिक्योरिटी गार्ड में, या सिक्योरिटी गार्ड तो बिना गन के भी होते हैं, उसमें आप नौकरी कर सकते हैं, ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप विशेष आप लेना ही चाहते हैं तो थोड़ा आपको मैनेज ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई एडवोकेट कमीशन आपसे तो ले नहीं रहा, ना ही रिश्वत ले रहा। उसने अपनी पढ़ाई लिखाई की तो फीस तो आपसे ही लेगा। भाई आपका काम कोई क्यों करेगा? आप ही मान लीजिए आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, आपसे अगर हम कहें कि हमारे यहाँ 2 महीने ड्यूटी करिए, आपको पैसे नहीं देंगे तो आप ड्यूटी करेंगे? नहीं करेंगे। आपके बच्चे कहां जाएंगे? तो जो व्यक्ति जिनका पेशा अधिवक्ता हैं, वो पेशे से वकील हैं, वो आपका काम बिना फीस लिए क्यों करेंगे? ये मैं आप ही से जानना चाहता हूं। मान लीजिए आपका लड़का अगर कोई वकील बन जाता है और उसको कोई काम मिले और उस काम में फीस ना मिले तो वो काम करेगा? आप राय देंगे उसको? मुझे लगता नहीं देंगे। तो कोई भी बात कहने के पहले अपने हृदय में उस बात को सोचा करिए कि जो मैं कह रहा हूं वो गलत तो नहीं है। तो दोस्तों उच्च न्यायालय में जो भी वकील हैं उनके फीस के अलग अलग स्टेटस हैं। किसी की फीस तो बहुत ज्यादा है, किसी की फीस बहुत कम है। आपको अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार जो भी आपको वकील अच्छे लगे उनको फायर कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में ही होंगे जो किसी उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं, आप उनसे बात करिए, उनसे मिलिए। मिलने का कोई चार्ज भी नहीं लेते होंगे। आप उनसे कहिए कि साहब ये मामला है, हमारा इसमें अगर डायरेक्शन हो सके तो करा दीजिएगा। तो वो न्यूनतम फीस पे करा देंगे। न्यूनतम फीस पे आपको वहां फोटो खींचेगी और आप करा लीजिएगा। तो इसमें मुझे लगता है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, ना ही कोई ऐसी बात है कि बहुत ज्यादा फीस लग जाएगी। फीस बहुत ज्यादा तभी लगेगी जब उस फीस को देने के लिए आप सहमत होंगे। कोई भी अधिवक्ता आपसे जबरदस्ती कोई मैटर छीन नहीं लेगा कि नहीं इसको हम ही करेंगे और 5 लाख फीस लाओ या 15 लाख फीस लाओ। आपको 5,000 रुपए फीस में भी लोग मिल जाएंगे जो आपका काम करा देंगे। और 5,000 रुपया मुझे लगता है नॉर्मल बियर कर सकते हैं अगर आप लाइसेंस का अप्लाई कर रहे हैं। और दोस्तों जिसको केवल बातें ही करनी है, कुछ करना धरना नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं लेना है, तो वो तो 500 रुपए भी कहेंगे कि बहुत ज्यादा लग रहा है, फीस लग रही है। आप रिश्वत के नाम पे तो दे आते हैं 5-5 लाख। लोग बताते हैं कि मुझसे इतना ले लिया। अरे ले लिया तो आपने दिया क्यों? देना लेना दोनों अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो आप रिश्वत की बजाय अपना काम प्रोफेशनली कराइए। और पहले वाली जो मैं डायरेक्शन की बात कह रहा हूं वो केवल इसलिए है कि आपका काम स्पीडली हो, उसको करा लीजिए। फिर भी अगर ये खारिज कर देते हैं तो आप बिल्कुल इस तरीके से कि आपने कोई तथ्य नहीं छिपाया है, कोई बात नहीं छिपाई है, आपका ये व्यक्तित्व है, आपको मिलना चाहिए, आपको बात सारी मालूम है किनको किनको मिलना चाहिए, मिलता है, मिल सकता है, तो आप माननीय उच्च न्यायालय जाकर के अपने रिफ्यूज्ड ऑर्डर को फिर से कंटेस्टेड बहस करा करके और अलाउड करवा सकते हैं और लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को केवल आप लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए ये वीडियोस बनाता हूं। और बहुत सारे लोग कभी कभी ये पूछने लगते हैं कि वकील साहब आपका लाइसेंस बन गया है? तो दोस्तों मैं बता दूं, मैं 19-20 साल का था तभी मैंने लाइसेंस बनवा लिया था रिवॉल्वर का। आज भी मेरे पास है, मैंने यहीं कानपुर की गन फैक्ट्री से ही खरीद ली थी। और अब तो आप जहां चाहें, जैसी चाहें, किसी दुकान से पुरानी या नई या पिस्टल या जो बंदूक जो भी चाहें, जैसी चाहें आप ले सकते हैं, लाइसेंस बनवा सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।